हेलो बुकिश पीपल, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। ठीक है, रिटन बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा एक बहुत ही वेल नोन और सक्सेसफुल राइटर है। उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हो। उन्होंने काफ़ी सारे बुक्स लिखे, काफ़ी इंट्रिग्यूइंग इनके बुक्स होते हैं। अगर आप फुल फोकस के साथ पढ़ोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि आप उसकी बुक के कैरेक्टर हो, ऐसा आपको लगेगा। इतना वो मतलब ना एंगेजिंग राइटिंग करते हैं और काफ़ी सिंपल और इजी लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन करते हैं। इस बुक का नाम है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी कहानी फेरारी के ऊपर है, वो तो बस टाइटल को ज़्यादा कैची बनाने के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। ठीक है, या कभी कभी कुछ लोग ये भी सोचे ना कि द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। पहले बार तो ऐसा होता है कि मॉन्क्स को क्या ज़रूरत है वो सब खरीदने की, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने मोह माया छोड़ दी है, जिनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं है, तो उसने क्यों खरीदी? और अगर खरीदी तो बेची क्यों? जस्ट एक टाइटल को क्लासी बनाने के लिए या कैची बनाने के लिए, मोरली कैची बनाने के लिए उन्होंने ये नाम दिया है। ठीक है, फेरारी इस वर्ड का यूज़ बुक में सिर्फ 3 बार ही हुआ है। ठीक है, बट ये बुक बहुत अच्छी है, सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में है। आप अब बिल्कुल भी बोर नहीं होगे इसको पढ़ के। ठीक है ना, कई बार तो मैं खुद है ना बुक को पढ़ते पढ़ते इतनी बार मतलब हंसा हूँ ना, ये काफ़ी ह्यूमर भी है उसमें। 3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैं बुक पढ़ते पढ़ते एक अच्छी सी स्माइल आई है मेरे फेस पे। तो बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इस बुक में ना एक लिटिगेटर होता है, मतलब एक लॉयर होता है, काफ़ी सक्सेसफुल लॉयर होता है, और वो कुछ रीजंस की वजह से ना अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मॉन्क बनने का डिसाइड करता है। तो वो क्यों करता है ये इस बुक में लिखा है। ठीक है, तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हो सके तो ग्रैब अ पॉपकॉर्न। ओके, बाय। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी है एक लिटिगेटर के ऊपर जो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मॉन्क बनने का सोचता है। तो वो क्यों सोचता है ये जानते हैं। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि बंदा है कौन, इसका नाम क्या है। इसका नाम इस बुक में दिया है जूलियन मैंटल। ठीक है, और वो मॉन्क बनने का डिसाइड करता है। तो क्यों करता है पहले जानते हैं कि ये बंदा है कौन। ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो एक लॉ बैकग्राउंड वाली फैमिली में पैदा होता है। तो बट ऑब्वियस है कि उसको भी आगे चल के लॉयर ही बनना है। बट स्टार्ट में उस चीज़ को काफ़ी लाइटली लेता है, बट जैसे जैसे वो उसकी पढ़ाई चालू करता है उसको पता चलता है कि यार ये फील्ड तो उसके लिए सबसे सूटेबल है। काफ़ी इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग फील्ड है, कम्युनिकेशन जिसमें अच्छे होने चाहिए। तो उस चीज़ को बाद में वो सीरियसली लेता है और प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। बहुत ही वाइब्रेंट और डैजलिंग पर्सनालिटी, हैंडसम लुकिंग, ब्रिलियंट बंदा। ठीक है ना, उसको काम को वो इतना पैशनेटली करता है ना कि अगर वो दिन में ना सिर्फ 2 घंटा सोता था, उससे ज़्यादा अगर वो सोना तो उसको गिल्ट फील होता था। उसको लगता था कि यार ये मैंने क्या टाइम वेस्ट कर दिया है, इसके जगह पे मैं कोई कोर्ट का केस पढ़ता या कुछ ऐसा पढ़ता। तो वो था, उसके कोर्ट रूम में जो पराक्रम होते थे ना वो हर दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे छपते थे कि आज इसने ये टैक्टिक यूज़ किया, आज इसने इस तरीके से अपने अपोजिट काउंसिल को फंसाया, आज इसने जज को ऐसे कन्विंस किया। तो क्योंकि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आता था तो काफ़ी फेमस था, और जब इंसान फेमस होता है तो वो उसी टाइप के लोगों के साथ उठता बैठता है। तो उसके सारे फ्रेंड्स या तो सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिशियंस या बड़े बिजनेस टाइकून्स, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी तो ये तो हमेशा के लिए अवेलेबल था ही उनकी हेल्प करने के लिए। तो क्योंकि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना था तो उनके केसेस जीतने के बाद हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट्स में आना जाना था। ठीक है, सेक्सी मॉडल्स के साथ उठना बैठना था तो ये बंदा हैंडसम ही। तो ये सब था। उसके अलावा जैसे जैसे ये फेमस होता गया वैसे वैसे उसके पास केसेस बढ़ते गए, और हर एक केस ना प्रीवियस वाले केस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। ठीक है, और वो बहुत ही बोलते ना बहुत ही शिद्दत से काम को लेता था। ठीक है ना, उसका ये प्रिपरेशन उसको ना कभी भी बोलते ना उसको ऐसे लगता था कि वो कभी भी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, इतना वो उस हिसाब से वो प्रिपरेशन देता था। वो ये सोचता था कि क्या होगा अगर मेरे को जज ने कोर्ट में ये सवाल पूछ लिया तो, क्या होगा अगर मेरा रिसर्च कम गिरा तो, क्या कहीं मेरे वजह से मेरे क्लाइंट को एम्बैरेसमेंट फील हुई तो। इस वजह से ना वो अपने प्रिपरेशन में ना कोई भी लूप होल्स नहीं छोड़ता था, इतना वो स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर्ड था।
तो जब आप इतने वेल प्रिपेयर्ड होते हो, इतना आप हर चीज़ का ये कर रहे हो, तो सक्सेस तो उस बंदे को आना ही है। तो वो सक्सेसफुल बना, उसने बहुत ही बड़ा मैंशन खरीदा, उसके नेबर्स सेलिब्रिटीज़ थे, बिजनेस टाइकून्स थे, उसने एक प्राइवेट जेट खरीदा, ठीक है, और साथ में उसने खरीदी एक लाल चमचमाती हुई फेरारी, ठीक है। तो ये थी इसकी कहानी। तो इतना कुछ पाने के बाद भी ना वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं था। उसका ये था कि मोर मनी, मोर ग्लोरी, मोर प्रेस्टीज, वो इस सब में गया। और वर्कहोलिक होने की वजह से ना वो सिर्फ काम पे ध्यान देता था, उसने अपने पर्सनल लाइफ को साइड में रखा, उसने अपने हेल्थ को साइड पे रखा। तो इवेंचुअली हुआ यूँ कि ना कि उसकी मैरिड लाइफ ख़राब हो गई, उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई, फिर उसको हेल्थ इश्यूज़ आने लगे। सक्सेसफुल तो वो हो ही रहा था, ठीक है, बट क्योंकि वो सिर्फ काम पे ध्यान दे के बाकी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहा था, इसलिए बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी, ठीक है। उसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ होने लगे थे, ठीक है। वो सिगार फूकता था तो कफिंग इश्यूज़ आते थे, सो नहीं पाता था तो आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते थे, ठीक है। 53 के एज में ना, एट द एज ऑफ 53 वो बंदा लेट 70s का बंदा लगने लगा था, ठीक है। और वो फिर बाद में धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि वो जिस पैशन से या जिस हाजिर जवाबी से वो केसेस लड़ता था ना, उतना उसमें पोटेंशियली नहीं बचा था। वो पहले तो अपनी बीमारी से थक चुका था, ठीक है। इसके अलावा फिर वो बोलते ना लेट नाइट पार्टीज़, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग सिगार्स, ठीक है ना, ईटिंग जंक फूड, इस सब की वजह से ना वो काफ़ी ओवरवेट हो चुका था और एकदम डल, मतलब ना बहुत ही वाइब भी ख़राब हो चुकी थी उस बंदे की। और इसी सारी चीज़ों की वजह से ना एक दिन कोर्ट रूम में ही केसेस लड़ते लड़ते ना उस बंदे को हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे गिरा। अब कुछ लोगों ने उसको रिट्रीव करने की कोशिश की, CPR वगैरह दिया, बट वो कुछ हुआ नहीं। फाइनली उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। अब हॉस्पिटल में भी ऐसा था ना, उसको अलाउड नहीं था हर किसी से मिलना। मतलब उसने खुद ने बोला था कि मेरे को किसी से मिलना नहीं है। जब भी कोई मिलने जाता तो डॉक्टर्स बस ये कहते थे कि नहीं, ही इज़ रिकवरिंग, यू आर नॉट अलाउड टू मीट, ये सब बातें उसको कहते थे। तो ये सब बातें लोगों को कहते थे, डॉक्टर्स एंड ऑल। तो फिर बाद में वो फुली रिकवर हुआ। फुली रिकवर होने के बाद उसने अपनी प्रैक्टिस गिव अप करने की सोची और वो अपनी प्रैक्टिस गिव अप करता है और वो इंडिया आने का सोचता है। लेकिन इंडिया आने से पहले ना वो उसके जितने भी सारे हेविली प्राइज्ड पोसेशन होते थे ना, उसका मैंशन बेच देता है, ठीक है, उसका प्राइवेट जेट उसको बेच देता है, फिर उसकी लाल चमचमाती फेरारी उसको भी बेच देता है, ठीक है। अब फेरारी का किस्सा इधर ख़त्म है, इसके आगे फेरारी का कोई वर्ड ही नहीं है। तो वो इंडिया जाने का सोचता है, इंडिया जाता है, वहाँ पे हिमालयाज़ में रहता है 3 साल ना। वो अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म करता है। 3 साल हिमालयाज़ में एक विलेज है कॉल्ड सिवाना, वहाँ पे जाता है, मंक्स से मिलता है, उन मॉन्क्स से वो अपना विजडम लेता है, एनलाइटेंड होता है, और फिर 3 साल बाद वो वापस अपने कंट्री में फ्लाई बैक करता है। और अब उसका एक फ्रेंड है जॉन, उसको जाके मिलता है। ये वही जॉन होता है जो उसको उसके केसेस में असिस्ट करता है, ठीक है, असिस्टेंट लॉयर होता है। तो जब ये उसके सामने जाता है ना, तो जॉन उसको पहचान ही नहीं पाता है, इतना उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है। मतलब कहाँ वो ओवरवेट बंदा जो जिसके फेस पे रिंकल्स आए हैं, जो थका हुआ है, और अब टोटली ट्रांसफॉर्म टू अ लीन टॉल मस्क्यूलर गाय, वाइब्रेंट लुकिंग, जिसके फेस पे बहुत अच्छा ग्लो है, ठीक है, और पहले से काफ़ी एनर्जेटिक लग रहा है। तो वो जॉन से जाके मिलता है। जॉन उसको पूछता है कि ये क्या हुआ है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ, तूने क्यों सोचा ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का। तो वो आगे से उसको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी सुनाता है। तो जब ये जूलियन अपने फ्रेंड जॉन को ना उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताता है, या उसके जो वहाँ पे जो विजडम लिया होता है, जो नॉलेज लिया होता है, उसको जब शेयर करता है ना, वो शेयर करने से पहले वहाँ का जो सबसे सीनियर मोस्ट मॉन्क है ना, जिसका नाम है योगी रमन, वो उसको एक कंडीशन देता है। वो कंडीशन ये होती है कि वो उसको बोलता है कि
I will share my knowledge and wisdom with you only on one condition. The one condition is कि after learning everything whichever thing I teach you, you won't be staying back here with us. You will fly back to your country and you will help all the people who are needy, who are distressed, and give them a great purpose in life, a good direction in life. तो वो इस बात पर रेडी हो जाता है और फिर द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ना उसका वहाँ का विजडम, उसका वहाँ का नॉलेज जो होता है ना वो स्टार्ट होता है और वहाँ पे सीखता क्या है, नंबर 1 अ ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। नंबर 2 हाउ टू नरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल। नंबर 3 कुछ फिलोसॉफिकल ज्ञान उसको वहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। नंबर 4 हाउ टू लिव लाइफ विद ग्रेटर वाइटलिटी एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें वो वहाँ पे सीखता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो वहाँ पे जो सीखता है वो है द 7 वर्चूज़ ऑफ लाइफ। जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, वो 7 वर्चूज़ ऑफ लाइफ है। इसी के ऊपर रॉबिन शर्मा ने पूरा बुक लिखा है। और सामने जो आप देख रहे हो ना, ये सिम्बल्स है। वो एक्चुअली योगी रमन ने ना जूलियन को 7 वर्चूज़ ऑफ लाइफ के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ना उन वर्चूज़ को सिम्बलाइज़ किया और उसकी एक स्टोरी बना के उसको समझाया, ठीक है। बट मैं आपको वो स्टोरी नहीं बताऊंगा, हम सीधे सीधे वो वर्चूज़ ऑफ लाइफ पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला वर्चू है माइंड। वो वहाँ पे सीखता है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, ठीक है, हाउ टू चेंज योर थॉट्स, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन थॉट्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट थॉट एंड विच इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट थॉट, ठीक है। फिर पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करता है, मेडिटेशन वहाँ पे सीखता है। पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है उसमें। उन्होंने कहा है कि विद एवरी प्रॉब्लम कम्स अ सोल्यूशन, विद एवरी नेगेटिव थिंग देर इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑल्सो अटैच टू इट। उसका एक स्टोरी इन्होंने एक बुक में बताया है, इस ऑथर ने। उसने बताया कि एक लेडी होती है जो सोशल वर्क करती है। वो एक्चुअली अपने खुद के पैसों से ना स्कूल बना के बहुत गरीब लोगों को पढ़ाती है। तो कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं उसमें। तो वो लोग क्या करते हैं ना, रात के टाइम पे स्कूल सब छूटने के बाद उस स्कूल को आग लगा देते। अब जो ये सोशल वर्क करने वाली लेडी, ऑब्वियसली अगर उसके साथ अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और कोई उसमें कीड़ा कांडी करता है तो अपने को बहुत बुरा लगता है, हम टोटली डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो उसके केस में ना वो डीमोरलाइज नहीं हुई, वो हुआ नेगेटिव, वो उस चीज़ को लेके भी नहीं बैठी। उसने क्या सोचा, पॉजिटिव ये सोचा उसमें से कि ऐसे भी स्कूल बहुत पुरानी हो गई थी, बारिश के टाइम पे लीकेजेस वगैरह होते थे, तो अच्छा ही हुआ कि जो अभी हम नया स्कूल बनाएंगे और पहले वाले से बेटर बनाएंगे और ज़्यादा बच्चों को एजुकेट करेंगे। तो ये है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसके साथ साथ वो ऑथर का ये भी कहना है कि अपने माइंड को ना ट्रेन करना पड़ता है। आप डे 1 से एक अच्छा माइंड या हेल्दी माइंड लेके नहीं चल सकते। जैसे आप अपने जिम में मसल्स को ट्रेन करते हो, ठीक उसी तरीके से आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इस बुक में ऑथर ने कही है कि स्टॉप वरिंग। हर एक चीज़, जब कोई भी चीज़ जब अपने लाइफ में होती है ना, हम तुरंत चिंता करने लगते हैं और फिर उस चिंता करने की वजह से हमें स्ट्रेस होता है, हमें एंग्जाइटी होती है, हमें डिप्रेशन होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि स्टॉप वरिंग। इसमें एक बहुत ही अच्छा वन लाइनर है, अ वरीसम थॉट इज़ लाइक एन एम्ब्रियो, इट स्टार्ट्स ऑफ स्मॉल बट इट लेटर ऑन ग्रोज एंड ग्रोज एंड ग्रोज, ठीक है। तो वरी नहीं करना है, स्टॉप वरिंग। ओके, तो अपना सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्चू है पर्पस ऑफ लाइफ। अपने लाइफ में ना कुछ पर्पस, कुछ ना कुछ एम होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों का लाइफ पर्पस अलग होता है पर वो काम भी कुछ अलग करते हैं। जैसे कि सोशल वर्कर्स, लोगों को हेल्प करना वो अपना काम, अपना पर्पस समझते हैं, बट खुद का घर चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा, तो वो अलग से काम करते हैं। बट लाइफ में ना कुछ एम होना ज़रूरी है टू बी हैप्पी। क्योंकि क्या होता है, जब भी आपका कोई गोल सेट होता है, आप उसके लिए मेहनत करते हो, उसके लिए काम करते हो, और फिर जब आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलता है तो आपसे ज़्यादा खुश इंसान कोई नहीं है। तो इसीलिए ऑथर ने कहा है कि एक एम अपने लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसने कहा है कि राइट डाउन योर गोल्स विद प्रिसिशन। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा ये गोल है, मेरे को ये अचीव करना है, मेरे को ये अचीव करना है, ना 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 ना, प्रिसाइजली होना चाहिए। मतलब इसने कहा है कि एक बुक बनाओ, ठीक है, उसमें या तो गोल्स को राइट डाउन करो या तो फिर आप जो अचीव करना चाह रहे हो ना उसका फ़ोटो चिपकाओ और नीचे लिखो कि आई वांट टू अचीव दिस बिटवीन दिस एंड दिस डेट,
या मेरे को ये टाइम तक ये चीज़ अचीव करनी है, ये टाइम तक इसको अचीव करना है। फ़ोटोज़ चिपकाओ उसमें और डेली गो थ्रू करो, ठीक है। ऑथर का इसमें ये कहना है कि यू विल नेवर बी एबल टू हिट अ टारगेट दैट यू कांट सी। और ये उसको अच्छे से एलैबोरेट करने के लिए ना उसने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ये था कि वो जो योगी रमन था ना, वो एक बहुत ही अच्छा आर्चर था, ठीक है। वो 300 फीट दूरी से बिना आप पेड़ पे लगे हुए कोई भी कलर के फूल हो, कोई भी फल हो, उसको वो तोड़ सकता था, ठीक है। लेकिन वो कब कर सकता था? जब वो उस चीज़ को देख सकता था। लेकिन उसने क्या किया, यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए कि यू विल नेवर बी एबल टू हिट अ टारगेट विच यू कांट सी, उसने क्या किया, वही बो एंड एरो लिया, ठीक है। जहाँ पे वो 300 फीट से एरो मारता था आँख खुली रख के, उसी जगह पे ना वो ब्लाइंड फोल्ड होके खड़ा हो गया और अपने आप को उसने ना 100 फीट के डिस्टेंस पे रखा और फिर उसने मारा। उसने वो एक लाल कलर के फूल पे मारा, लेकिन उसका टारगेट ही वो मिस हो गया, ठीक है। वो फूल पे लगा ही नहीं, वो फूल से कई ज़्यादा दूर जाके वो एरो हिट हुआ। तो ऑथर का यही एक्सप्लेन करने का मतलब है कि बी प्रिसाइज, बी श्योर, विजिलेंट रहो अपने गोल्स को लेके, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी काम अगर आप नए से कर रहे हो ना, तो सारी दुनिया को बता दो कि आप ये कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा करने का, क्योंकि फिर अगर आपने कुछ दिन किया और बाद में छोड़ा ना, तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि अरे देखा 10 दिन किया छोड़ दिया, 10 दिन किया छोड़ दिया, आगे कुछ नहीं कर रहा है वो। तो ये एक आपका प्रेशर रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से आप और करते जाओगे, आप रुकोगे नहीं, ठीक है। तो पर्पस इज मस्ट। तो हमारा तीसरा इम्पॉर्टेंट वर्च्यू है कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, ठीक है। मतलब वही है कि पुश योर सेल्फ बियॉन्ड योर लिमिट्स, इम्प्रूव करते जाओ। इसमें ऑथर ने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोली थी ना, वो उसने ये बोला था कि आपके जो भी वीकनेसेस है ना, आप उसको नोट डाउन करो, ठीक है। और उन वीकनेसेस को फाइट करने का एक ही तरीका है कि टेक इट हेड ऑन, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है, तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स करो और जहाँ पे भी पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन होता है उसमें पार्ट लो, ठीक है। कोई भी फियर को फाइट करने का एक ही तरीका है कि उसको हेड ऑन लो, उससे भाग के, उससे छुप के आप उसको फाइट नहीं कर सकते। वो डर आपके मन में सालों साल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो टेक योर प्रॉब्लम्स हेड ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो वहाँ पे सीखता है, इसी वर्चू में ही है, ठीक है, इसी नंबर 3 वाले वर्चू में है, वो वहाँ पे सीखता है 10 रिचुअल्स ऑफ रेडिएंट लिविंग, ठीक है। जिसमें सबसे पहला रिचुअल है मेडिटेशन। मेडिटेशन से क्या होता है आपको पता है, माइंड फोकस रहता है, माइंड शांत रहता है। आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाओगे बिटवीन अ पॉजिटिव थॉट एंड अ नेगेटिव थॉट, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग इज फिजिकलिटी। मतलब ऑथर का यहाँ पे कहने का मतलब है कि एक्सरसाइज और विगरस एक्सरसाइज, ऐसी एक्सरसाइज जिससे ना आपको स्वेट आउट हो या मान लो स्प्रिंटिंग हो या जॉगिंग हो, पसीना आना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो नहीं कर पाते, तो ऑथर ने कहा है कि आप योगा कर लो उसके जगह पे, ठीक है, बट ये होना चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट रिचुअल है नरिशमेंट। मतलब डाइट अच्छा होना चाहिए। अपने डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स या सैलड, वेजिटेबल सैलड या फ्रूट सैलड, इसको ऐड करो, ठीक है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट रिचुअल है एबंडेंट नॉलेज, मतलब रीडिंग। हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए ना कुछ पढ़ो, जो भी आपको इंटरेस्ट करता है ना वो पढ़ो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई बुक पढ़ो, बट रीडिंग इज़ मस्ट, ठीक है। फिफ्थ उसने कहा है रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग इज पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। मतलब आप सुबह उठने के बाद रात को सोने जाने तक आप जो भी कर रहे हो ना अपने दिन में, उसको आपका काम ख़त्म होने के बाद घर पे आओ, अपना एक साइलेंट कॉर्नर बनाओ, आंख बंद करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और देखो कि आपने आज पूरे दिन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अच्छा किया तो ओके गुड, अप्रिशिएट करो खुद को। बुरा किया है तो फिर उस पर काम करो कि ये क्यों बुरा हुआ, क्या रीज़न है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग इज वेकअप अर्ली। सुबह जल्दी उठो, ठीक है। जल्दी उठने से काफ़ी कुछ होता है। जल्दी उठने का यहाँ पे ऑथर का मतलब है बिफोर द सनराइज, डिफ़िकल्ट, ठीक है। सेवेंथ रिचुअल लिसन टू म्यूज़िक।
अभी म्यूज़िक से क्या होता है ना, अपने माइंड में ना डोपामाइन रिलीज़ होता है, अपने बॉडी में डोपामाइन रिलीज़ होता है, ये एक फील गुड हार्मोन है, ठीक है। तो इसके वजह से ना आप मोटिवेटेड फील करते हो। इसलिए आपने देखा होगा कई सारे जिम जाने वाले लोग या जो रास्ते पे भागते हैं ना लोग, ये लोग ना हेडफोन्स लगाते हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक है ना पुश करता है, उनको एनर्जी देता है, ठीक है। साथ ही साथ म्यूज़िक सुनने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा क्या होता है, जब भी आप उदास होते हो ना, आपको उस गाने के सबसे अच्छे लिरिक्स है ना उसी टाइम पे सुनाई देते हैं, या उस गाने का इम्पोर्टेंट मीनिंग है ना उसी टाइम पे पता चलता है। ये एक अलग फ़ायदा है, ठीक है। नंबर 8, मंत्र चैंटिंग। अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप भक्ति करते हो तो मंत्र चैंटिंग करो, उसका बहुत ही फ़ायदा है। ये अभी कोई लोग करेंगे, कोई लोग नहीं करेंगे, अपना अपना, बट फ़ायदा तो बहुत है, मैं तो खुद करता हूँ भाई, ठीक है। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब 9th रिचुअल है ये। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब हैबिट्स को सुधारो, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपने बैड हैबिट्स जानो, उस पर काम करो, कैरेक्टर बिल्ड करो। तो 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिचुअल ऑफ रेडिएंट लिविंग इज सिंप्लिसिटी। अब ये ऑप्शनल है, ठीक है, आपको करना है तो करो। ऑथर ने इस बुक में क्लियरली कहा है, जो भी इस बुक में उसने वर्चूज़ या जो भी रिचुअल्स कहे हैं वो नेसेसरी नहीं है कि आपको सभी अडॉप्ट करना है। अपने लाइफ के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने लाइफ के इश्यूज़ के हिसाब से आपको जो उसमें से पिकअप करना है जो लो, जो नहीं लेना है मत लो। तो वैसे ही सिंप्लिसिटी भी है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बोलते हैं ना, अपने ऊपर है, करना है करो, नहीं करना है मत करो। ओके, तो अपना 4th वर्चू है द पावर ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। कोई भी चीज़ अचीव करना है तो आपको डिसिप्लिन ज़रूरी है, आपको सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है, विल पावर ज़रूरी है, ठीक है। डिसिप्लिन, टाइम पे उठो, टाइम पे सो जाओ, ये वो टाइम पे करो, वो उस टाइम पे करो, ये करना ही है। नेक्स्ट क्या उसने बोला है कि सेल्फ कंट्रोल। अभी कभी कभी कोई चीज़ करने के लिए ना हम कुछ दिन तक काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं, बट कुछ दिनों बाद वही मोटिवेशन अपना ख़त्म हो जाता है। तो वो क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि हम लेज़ी फील होते करते हैं या उतना करने का मन नहीं करता। तो वो सेल्फ कंट्रोल मतलब वो जो लेज़ीनेस है ना, या वो जो ना करने वाला जो इमोशन है ना, उस इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विल पावर। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपको पता है कि भाई ये चीज़ आपको करनी है तो आपको करनी है, तो चाहे कितने भी आप लेज़ी फील करो, कितने भी उस दिन आप उदास फील करो, कितने भी आपको डीमोटिवेटेड फील करो, अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप वो कर ही लोगे, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अभी 5th इम्पॉर्टेंट वर्चू है अपना सेव टाइम। टाइम को सेव करो, अपने प्रायोरिटीज़ पे फोकस करो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है वो चीज़ करो, ठीक है। 6th इम्पॉर्टेंट वर्चू इसमें ऑथर ने कहा है कि सेल्फलेसली सर्व अदर्स, मतलब लोगों की मदद करो। अब मदद करते टाइम पे ये मत सोचो कि अगर आप करोगे क्या तो आपको पुण्य मिलेगा, या अगर आप करोगे तो ये सोच के मत करना कि लोग आपकी वाह करेंगे या लोग आपका नाम करेंगे। मतलब साफ मन से हेल्प करो, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी आप किसी को सेल्फलेसली हेल्प करते हो या आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हो ना, तो वो जो हैप्पीनेस का लेवल है ना वो अनमैचेबल है। मतलब आप सोच ही नहीं सकते, इतना मिलता है आपको, इतनी खुशी मिलती है आपको किसी को भी हेल्प करने से। तो हेल्प करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो 7th वर्चू सबसे लास्ट वर्चू है और अपने बुक का ये सबसे लास्ट टॉपिक है, लिव इन द प्रेजेंट। हाँ, कई बार लोग है ना अपने पास्ट को जकड़ के बैठे होते हैं और अपना प्रेजेंट भी ख़राब करते हैं, और प्रेजेंट में अच्छे डिसीजन ना लेने की वजह से अपना फ्यूचर भी ख़राब करते हैं। इसलिए इसमें ऑथर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि डोंट बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, बी एन आर्किटेक्ट ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है। कई बार होता है हाँ पास अपने से कुछ ऐसा कांड हो गया होता है या कुछ ट्रबल्ड रिलेशनशिप होते हैं, इसके वजह से वो अपने को प्रॉब्लम देता है, बट वो फैक्ट तो ये है कि उस चीज़ को आपको पीछे छोड़ना ही है, आपको आगे बढ़ना है। आप उस चीज़ को पकड़ के बैठोगे तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और जो भी आपने बुरा किया होता है, कांड किया होता है ना, वो जस्ट अ मैटर ऑफ पासिंग टाइम। एक बार वो टाइम आगे निकल जाता है ना, आप वो चीज़ अपने आप भूल जाते हो, आपके आसपास के लोग भी भूल जाते हैं कि आपने क्या कांड किया है,
ठीक है ना। किसी के पास भी इतना टाइम है नहीं ये सोचने के लिए 24 घंटा कि आपने क्या किया है, क्योंकि इवन दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इस चीज़ को दिमाग में लेके मत बैठो कि आपने पास में क्या फकअप किया है, ठीक है। इसको दिमाग से निकालो तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज नेवर सैक्रिफाइस योर हैप्पीनेस फॉर योर अचीवमेंट, डू द थिंग्स विच यू लव टू डू। ये इसी वर्चू में आता है। मतलब कई बार हमारे ऊपर कोई जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका वेलबींग देखना, उनके हेल्थ, इसके वजह से ना हम उन पे फोकस करके ना हमें जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वो हम नहीं करते। जैसे कि हमारा कोई पैशन या हमारी कोई हॉबी, हम उसको गिव अप कर देते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, लेकिन उसमें फिर हम इतने खुश नहीं होते। तो ऑथर का ये कहना है कि अपने हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस मत करो कोई चीज़ अचीव करने के लिए, उसके लिए भी टाइम निकालो, टाइम निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने कही है कि स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑथर ने कही है, मेरे को तो यहाँ पे टच हुआ। उसने ये कहा कि जब भी आपका चाइल्ड ग्रोइंग एज में होता है ना, उसको जितना टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, क्योंकि फिर जब आप अपने ओल्ड एज में रहोगे ना, आपके पास यही तो मेमोरीज होंगे चेरिश करने के लिए। और एक सर्टन एज तक ही आपके बच्चे आपके साथ रहेंगे, उनका एक एज पार हो जाएगा ना तो वो पेरेंट्स को छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ भागेंगे, तो आपके पास उतनी मेमोरीज नहीं होगी। तो डू इट फॉर मेमोरीज, और उनको टाइम देना भी तो ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए कमा रहे हो तो दैट इज़ इनफ फॉर देम, नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ इन्वेस्ट इन योर चिल्ड्रन, इन योर फैमिली, इन योर वाइफ, ठीक है। ओके गाइस, सो दिस वाज द एंड ऑफ माय व्लॉग ऑन द बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फील फ्री टू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक और अ नेगेटिव फीडबैक, कुछ भी चलेगा। एंड अगर आप रेगुलर हो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में विद सम अदर बुक, ओके। सो बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे कूल, बाय, साइनिंग आउट, तेजस लाड।